नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पर लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर डालेंगे सुबह की प्रमुख सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार करेंगी प्रदान। इस साल से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नई श्रेणी शुरू। उत्तर प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष के नाम की आज होगी घोषणा। पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना तय, किसी और ने नहीं किया नामांकन। दिग्गज फुटबॉलर मेसी के कोलकाता इवेंट में अराजकता पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने जताई नाराजगी। कहा, स्थिति के लिए आयोजक पूरी तरह जिम्मेदार। साथ ही कहा, खेल प्रेमियों के लिए काला दिन। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका के ब्राउन विश्वविद्यालय में गोलीबारी से 2 लोगों की मौत। हमलावर की तलाश जारी। गोलीबारी के समय विश्वविद्यालय में चल रही थी परीक्षाएं। और खेल की खबरों में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा T20 मैच धर्मशाला में आज। 5 मैच की सीरीज में 1-1 की बराबरी पर है दोनों टीम। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस साल से ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों के अंतर्गत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक नई श्रेणी शुरू की गई है। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल भी सभा को संबोधित करेंगे। ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक भी मौके पर मौजूद होंगे। ये कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में होगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और ऊर्जा दक्षता में राष्ट्र की उपलब्धियों को उजागर करना है। राष्ट्रपति सभा को संबोधित करने के साथ साथ ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित करेंगी। उत्तर प्रदेश भाजपा को आज नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। केंद्रीय चुनाव अधिकारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा करेंगे। ये पूरी चुनाव प्रक्रिया केंद्रीय पर्यवेक्षक विनोद तावड़े और पीयूष गोयल की निगरानी में संपन्न हो रही है। संगठन के भीतर इस घोषणा को आगामी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले शनिवार को केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। नामांकन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अकेले नामांकन पर उनके परिवार ने खुशी जताई है। पंकज चौधरी के परिवार का कहना है कि उन्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। वो इतनी छोटी पोजीशन से इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंच गए हैं। कितनी खुशी है, ऐसा गर्व भी महसूस हो रहा है कि छोटे से पोस्ट से इतने बड़े पोस्ट पर पहुंच गए। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। बहुत खुश है हम लोग, बहुत गर्व हो रहा है इस मूवमेंट का। हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है, सब उनकी मेहनत का फल है। वो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करते हैं। अब कभी भी देखिएगा उनको, कभी यहाँ रहते हैं, कभी महाराजगंज रहते हैं, कभी दिल्ली, कभी नागपुर। अब उनको नागपुर जाना है कुछ दिन में, तो बहुत काम करते हैं। और वहीं महाराजगंज लोकसभा सीट से 7 बार सांसद रह चुके एकमात्र पंकज चौधरी का नामांकन होने के कारण उनका प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। उनके नेतृत्व में ही भाजपा उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेगी। ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति को धार देने में निर्णायक भी मानी जा रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भी बेहद उत्साह है। चुनाव के लिए भाजपा कार्यालय में जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। वहीं कुप्रबंधन और फेल हो चुके प्रशासनिक ढांचे के चलते ममता सरकार का रवैया लगातार सवालों के घेरे में है। ताजा मामला तब का है जब कोलकाता में फुटबॉल का जश्न हंगामे में बदल गया। हजारों रुपए के टिकट लेकर पहुंचे फैंस अपने चहेते स्टार लियोनेल मेसी की एक झलक तक नहीं देख पाए।
स्टेडियम के अंदर और बाहर बद इंतजामी से भड़का गुस्सा तोड़फोड़ और हंगामे में तब्दील हो गया। इस पूरे घटनाक्रम ने ममता सरकार की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए और सियासी घमासान तेज हो चुका है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि महंगे टिकट खरीदने के बावजूद दर्शक अपने पसंदीदा स्टार को देख नहीं पाए। उन्हें पानी की बोतल अंदर ले जाने की भी अनुमति नहीं दी गई। 20 रुपए की पानी की बोतल 200 रुपए में खरीदने के लिए मजबूर किया गया। ममता बनर्जी ने इस पूरे घटनाक्रम पर माफी जरूर मांगी है, लेकिन तब जब उनकी सरकार की बद इंतजामी का तमाशा पूरी दुनिया ने देख लिया। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। कोलकाता में मेसी के फैंस ने काटा बवाल। मेसी का दीदार क्यों नहीं, सबसे बड़ा सवाल। बदइंतजामी को लेकर निशाने पर ममता सरकार, हंगामे पर सियासी घमासान, दीदी परेशान। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता उस समय सिटी ऑफ क्योस में तब्दील हो गई जब दुनिया के सबसे लोकप्रिय फुटबॉलर लियोनेल मेसी की झलक नहीं देख पाने पर नाराज फैंस ने स्टेडियम में जमकर बवाल काटा। दरअसल 2011 के बाद पहली बार मेसी कोट इंडिया टूर 2025 के तहत कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे थे, जिन्हें देखने के लिए फैंस ने 4500 से लेकर 10,000 रुपए तक के टिकट खरीदे थे। लेकिन मैदान पर कदम रखते ही मेसी आयोजकों, मशहूर हस्तियों और सुरक्षा कर्मियों की भीड़ में घिर गए। इस वजह से हजारों के टिकट लिए गैलरी में बैठे फैंस मेसी की एक झलक देखने को तरसते रह गए, जिसके बाद गुस्साए फैंस ने स्टेडियम में तोड़फोड़ की। 500 आदमी घेर के रखा मेसी को, सब नेता अभिनेता लोग। हम लोग को क्यों बुलाया? ये देखिए टिकट, एक शक्ल नहीं देख पाया उनका हम लोग। एकदम घटिया इवेंट, 10 मिनट के लिए आया, सारे नेता मंत्री कॉर्पोरेट ऑफिसर सब उनको घेर लिए, कुछ नहीं देख पाए। बहुत घटिया, बहुत खराब, बहुत कुछ भी नहीं देख पाया, पूरा स्कैम था, पूरा स्कैम। इस हंगामे पर सियासी घमासान तेज हो गया है। इस घटना ने ममता सरकार के रवैये पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस प्रकार की अव्यवस्था, भगदड़ और वितंडावाद हुआ, उससे सिर्फ कोलकाता नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं, हर भारतीय का सर शर्म से झुक गया। 5,000 8,000 रुपये की टिकट भी बेची गई, उसमें टिकट की भी कालाबाजारी हुआ, इसमें करप्शन हुआ। ये तो मिसमैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट कहा जा सकता है, खासकर जो उनकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री होगी उसका तो टोटली फेलियर है ये। पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाने के बाद मुख्य आयोजक शतद्रु घोष को गिरफ्तार किया गया और फैंस को टिकट का पैसा लौटाने की बात की गई। That process has started with the chief organizer has already been detained. He will return. এটা হচ্ছে ওর undertaking বা organizersদের ব্যাপার আছে, এটা তো আমরা immediately implement করব, but we will try to ensure। हालांकि इस बवाल के बाद ममता बनर्जी ने माफी मांगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए लियोनेल मेसी, सभी खेल प्रेमियों और उनके फैंस से दिल से माफी मांगती हूँ। मैं जस्टिस आशीष कुमार रे की अध्यक्षता में एक जांच समिति बना रही हूँ, जिसमें मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग सदस्य होंगे। ये समिति घटना की विस्तृत जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय सुझाएगी। हालांकि भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की इस जांच समिति को राजनीति से प्रेरित बताया। राज्यपाल को पत्र लिखकर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की ओर से बनाई गई ये समिति निष्पक्ष नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की। इतने सारे लोग इतने पैसे खर्च कर मेसी को एक झलक देखने के लिए यहाँ पे आए और आकर उनको देखने को क्या मिला? ऑर्गेनाइजर्स के जो लोग हैं वो, जो मंत्री और सांत्री के साथ जो लोग आए हुए थे वो, और मेसी को तो वो देख ही नहीं पाए, मेसी को वो देख ही नहीं पाए। और इसी पे ये सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्यों? सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कलकत्ता। और वहीं कोलकाता में मेसी के कार्यक्रम में हुई भगदड़ के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने युवा भारती क्रीड़ांगन का दौरा किया। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली। राज्यपाल ने आवश्यक कदम उठाने और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने कार्यक्रम के लिए कुप्रबंधन पर भी नाराजगी जताई। राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि इस पूरे घटनाक्रम में आयोजकों और प्रायोजकों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, लेकिन पुलिस भी सरकार, जनता और मुख्यमंत्री के प्रति विफल रही। उन्होंने कहा कि उनकी निष्क्रियता के कारण इस दिन को कोलकाता के खेल प्रेमियों के लिए एक काला दिन कहा जा सकता है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं।
केरल स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। विशेष रूप से ईसाई बहुल क्षेत्रों में भाजपा की स्थिति मजबूत हुई है, जबकि सीपीएम के खिलाफ मुस्लिम अल्पसंख्यक मतों का एकजुट होना और अधिक स्पष्ट नजर आया। चुनाव परिणामों में भाजपा ने 26 ग्राम पंचायतों, 2 नगर पालिकाओं और तिरुवनंतपुरम नगर निगम में जीत हासिल की है। इसके अलावा पार्टी ने लगभग 1500 ग्राम पंचायत वार्ड, 50 से ज्यादा ब्लॉक पंचायत वार्ड, 324 नगर पालिका वार्ड और 91 निगम वार्डों में भी जीत हासिल की है। भाजपा अब तिरुवनंतपुरम नगर निगम के साथ साथ पलक्कड़ और त्रिपुनिथुरा नगर पालिकाओं में सत्ता में आ रही है। पलक्कड़ में पार्टी 25 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि त्रिपुनिथुरा में उसे 21 सीटें मिली। कोडुंगलूर, वर्कला, शोरनूर और ओट्टापलम जैसे क्षेत्रों में भाजपा डबल डिजिट में पहुंचने में सफल रही। इस दौरान महत्वपूर्ण यह भी है कि एनडीए कई ऐसी नगर पालिकाओं में दूसरे स्थान पर रहा जो पहले एलडीएफ और यूडीएफ के अभेद गढ़ माने जाते थे। थोडुपुझा, अटिंगल, चेंगनूर और मवेलिका सहित कई क्षेत्रों में एनडीए ने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। कोट्टायम जिले में भाजपा ने 3 पंचायतों में सत्ता हासिल कर ये संकेत दिया कि पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। केरल की पहली महिला डीजीपी श्रीलेखा ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम के शास्तामंगलम वार्ड से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की और इस जीत के साथ ही बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में इतिहास रच दिया है। राजधानी शहर के नगर निकाय में पहली बार कमल खिला। भाजपा इसे राजधानी में लेफ्ट की सत्ता को चुनौती देने का बड़ा संकेत मान रही है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने कॉर्पोरेशन में 50 सीटें जीती हैं। भाजपा इस जीत के साथ ही केरल में खुद को एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में मजबूती से स्थापित किया है। अंतिम नतीजों के अनुसार सीपीआईएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ को 29 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 19 सीटें जीती हैं। 2 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों को भी हासिल हुई। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में भाजपा एनडीए की जीत को ऐतिहासिक करार देते हुए जनता का आभार जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने #विकासदा तिरुवनंतपुरम हैशटैग के साथ संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि तिरुवनंतपुरम ने भाजपा एनडीए को जो समर्थन दिया है वो केरल की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ है। केरल के लोग इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि राज्य की विकास संबंधी आकांक्षाओं को केवल भाजपा ही पूरा कर सकती है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि पार्टी तिरुवनंतपुरम के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसे एक जीवंत और विकसित शहर बनाने की दिशा में मिलकर काम करेगी। प्रधानमंत्री केरल के लोगों का आभार जताते हुए एक्स पर लिखा कि केरल के उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा और एनडीए उम्मीदवारों को समर्थन दिया। केरल के लोग यूडीएफ और एलडीएफ से तंग आ चुके हैं। लोग एनडीए को ही एकमात्र विकल्प मानते हैं जो सुशासन और सभी के लिए अवसरों के साथ विकसित केरल बनाने में सक्षम है। इसके आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि केरल में भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया और लिखा कि मैं उन सभी मेहनती भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने जनता के बीच काम किया और तिरुवनंतपुरम नगर निगम में शानदार परिणाम सुनिश्चित किया। कार्यकर्ताओं के परिश्रम और संघर्षों को याद करने का दिन है, जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है, और संघर्षों को याद करने का दिन है जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया और आज के इस परिणाम को संभव बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों के दौरे की शुरुआत सोमवार को जॉर्डन से होगी। प्रधानमंत्री राजधानी अम्मान में किंग अब्दुल्ला II से द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। 2 दिवसीय जॉर्डन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक नगर पेट्रा भी जाएंगे। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के साथ प्रधानमंत्री इस नगर का दौरा करेंगे। इस नगर के भारत के साथ प्राचीन व्यापारिक संबंध रहे हैं। आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ठीक पीछे
पीछे है पेट्रा का प्रवेश द्वार। पेट्रा जो कि ईसा पूर्व 30वीं शताब्दी से लेकर 2री शताब्दी तक ईस्ट मेडिटेरेनियन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था। इसका उल्लेख हमें बाइबल में भी मिलता है और पेट्रा जाना जाता है नबातियन लोगों के लिए, जिन्होंने इस पूरे शहर को न सिर्फ बनाया बल्कि इसे नई ऊंचाइयों पर लेकर गए। अब हम जाएंगे अंदर और देखेंगे किस तरह से चट्टानों को काटकर एक जबरदस्त ट्रेडिंग सेंटर बनाया गया। गुलाबी चट्टानों को काटकर बनाया गया शहर की सबसे पहली जो बिल्डिंग है वो है अल खज़ने, यानी कि खजाना, ट्रेजरी, यूनानी आर्किटेक्चर का नायाब नमूना। आप देख सकते हैं इस शानदार इमारत में ना सिर्फ गेट बने हुए हैं बल्कि ये वीक के सातों दिन, साल के 12 महीने और यहाँ तक कि राशियों को भी दर्शाते हैं। इसके साथ साथ लूनर और सोलर यानी कि सूरज और चांद की जो एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस हैं उसको भी ये बताता है और इसीलिए इसका शुमार है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में। कैमरामैन जयशंकर, प्रमोद और आशीष के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, जॉर्डन। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब करेंगे काशी तमिल संगमम की। काशी तमिल संगमम 4 में आए तमिलनाडु के हिंदी शिक्षक जो काशी के स्कूलों में तमिल सिखा रहे हैं, उनका IUCTE पहुंचने पर स्वागत अभिनंदन किया गया। इन शिक्षकों ने हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह से अपना अनुभव साझा किया और ऐसा अवसर देने के लिए सरकार का और प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है। आपको सुनाते हैं। IUCTE में मैं खड़ा हूं और ये वो शिक्षक हैं जिन्होंने यहाँ पर आके छात्रों को, छात्राओं को कई स्कूलों में जाकर तमिल सिखाया, लेकिन ये वहाँ पर हिंदी के टीचर हैं। तो आपका कैसा अनुभव रहा, अपना परिचय देते हुए? मेरा नाम पद्मा श्रीधर अयंगार है, मैं चेन्नई में रहती हूँ। अभी हम CICT की तरफ से यहाँ आकर तमिल करिकुलम प्रोग्राम में तमिल सिखा रहे हैं यूपी के बच्चों को, और मेरा जो एक्सपीरियंस यहाँ का रहा है बहुत बढ़िया है और बच्चे बहुत उत्साह से सीख रहे हैं तमिल। पहले तो हमें एक डर था कि बच्चे कैसे सीखेंगे, बच्चे कैसे हमारे तमिल को अपनाएंगे, बट पहले दिन से ही बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता दिखाई इस बात पे, और हमारा स्वागत जो है बच्चों ने वनक्कम से किया, जो हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। अब हमारा भारत श्रेष्ठ भारत बन गया, क्योंकि हम लोगों दक्षिण से इधर आकर सभी बच्चों को तमिल सिखाती हूँ, इसलिए हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत बन गया। IUCTE के डायरेक्टर हैं PN सिंह जी, ये किस तरह का, चूँकि आप भी टीचर हैं, साउथ में रहे हैं, तो ये किस तरह का आयोजन, और एक तो आपके यहाँ तमिलनाडु के हैं अजय जी, वो भी काम करते हैं। ये जान करके अच्छा लग रहा है, देख करके अच्छा लग रहा है कि सरकार के जो
इनिशिएटिव है कि हमारा दोनों ही काशी और तमिलनाडु, ये दोनों बहुत रिच कल्चरल एंड एजुकेशनल हेरिटेज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान हो, ये बहुत ज़रूरी है और ये काम चल रहा है, ये अच्छी बात है। तमिलनाडु के हिंदी शिक्षक आकर यहाँ पर तमिल सिखा रहे हैं छात्र छात्राओं को, और वो भी अपना अनुभव हम लोगों को बताए कि कितना उत्साहित हैं वो बच्चे तमिल सीखने के लिए। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। तो ये थी काशी तमिल संगमम से जुड़ी प्रमुख खबरें, और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों के लिए नए और कड़े निर्देश जारी किए हैं। ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू होने के बाद अब कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराई जाएगी। ये आदेश राजधानी के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों पर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। छात्र और अभिभावक अब अपनी सुविधा अनुसार फिजिकल या ऑनलाइन कक्षाओं में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकेंगे। AQI 450 के खतरनाक स्तर को पार करने के कारण बच्चों की सुरक्षा हेतु ये एहतियाती कदम उठाया गया है। स्कूल प्रमुखों को इस व्यवस्था की जानकारी तुरंत अभिभावकों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। ये नियम अगले आदेश तक शहर के सभी स्कूलों में प्रभावी रहेंगे। ईडी के मुंबई जोनल कार्यालय ने 11 दिसंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कई राज्यों में एक साथ 40 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें बोरीवली, दिल्ली, कोलकाता, हजारीबाग, प्रयागराज, दमन और रत्नागिरी शामिल हैं। ये कार्रवाई साकिब नाचन और उसके साथियों से संबंधित ISIS समर्थित कट्टरपंथी नेटवर्क के खिलाफ की गई। छापेमारी के दौरान ईडी को बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री मिली, जिसमें कट्टरता फैलाने वाला साहित्य, अहम दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और करीब 9 करोड़ 70 लाख रुपए की संपत्ति भी बरामद हुई, जिसमें लगभग 3 करोड़ 70 लाख रुपए की नकदी और करीब 6 करोड़ रुपए का सोना शामिल है। साथ ही कई अचल संपत्तियों से जुड़े कागजात भी जब्त किए गए और आरोपियों से जुड़े करीब 25 बैंक खातों को फ्रीज किया गया। ENBA अवार्ड्स में दूरदर्शन के चैनलों ने बड़ी कामयाबी बीते कल हासिल की, और इन पुरस्कारों में डीडी इंडिया को अलग अलग कैटेगरी में 3 सिल्वर, जबकि डीडी न्यूज को साइबर अलर्ट के लिए गोल्ड अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा ENBA अवार्ड्स में दूरदर्शन के हिंदी और अंग्रेजी चैनलों के कई अन्य पुरस्कार भी जीते हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की विश्वसनीय और जनसेवा आधारित पत्रकारिता को एक बार फिर राष्ट्रीय मंच पर बड़ी पहचान मिली है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें एडिशन ऑफ एनबा अवार्ड्स में दूरदर्शन के चैनलों ने अपनी विश्वसनीय और प्रभावशाली पत्रकारिता का परचम लहराया। इस प्रतिष्ठित समारोह में दूरदर्शन को विभिन्न श्रेणियों में कई पुरस्कार मिले। इस प्रतिष्ठित समारोह में डीडी इंडिया चैनल को कुल 3 सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। डीडी इंडिया को बेस्ट इंटरनेशनल न्यूज चैनल इंग्लिश की श्रेणी में सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ। वहीं बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम इंग्लिश के तहत उसके लोकप्रिय कार्यक्रम कनेक्टिंग द डॉट्स को भी सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा डीडी न्यूज ने सामाजिक सरोकारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए बेस्ट कैंपेन फॉर सोशल कॉज हिंदी श्रेणी में साइबर अलर्ट के लिए गोल्ड अवार्ड हासिल किया। एनबा अवार्ड्स में प्रसार भारती के CEO को बेस्ट CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। दूरदर्शन न्यूज की महानिदेशक प्रिया कुमार ने सभी विजेताओं और टीम सदस्यों को बधाई देते हुए कहा, ये सम्मान पूरे संस्थान की कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता और सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। बहुत खुशी हो रही है और ये हमारी टीम की मेहनत है जो इसमें दिखती है। और ये जो कहते हैं कि शायद पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग में अवार्ड्स नहीं मिलते हैं, ये जवाब है कि पॉपुलर अवार्ड्स पब्लिक ब्रॉडकास्टर को भी मिल सकते हैं अगर काम अच्छा हो और नियत अच्छी हो। इस मौके पर प्रसार भारती के CEO ने कहा कि ये हमारी टीम की कड़ी मेहनत का फल है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे प्रोग्राम्स की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उसको आज इंडस्ट्री फोरम्स में एक पहचान, एक रिकग्निशन मिला है और इतने सारे अवार्ड्स हमने जीते हैं। हमारी पूरी टीम के हौसले इससे और मजबूत हुए हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले सालों में हम और भी अच्छे प्रोग्राम्स बनाते रहेंगे और नए नए अवार्ड्स जीतते रहेंगे।
एनबा अवार्ड्स में दूरदर्शन ने पहली बार हिस्सा लिया और पहली बार में ही दूरदर्शन के दोनों चैनलों डीडी इंडिया और डीडी न्यूज ने अपनी धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराई। इन अवार्ड ने साबित कर दिया कि दर्शकों के दिल में दूरदर्शन की खास जगह है। 17th एनबा अवार्ड्स में दूरदर्शन ने पहली बार हिस्सा लिया और दूरदर्शन के हिस्सा लेते ही दूरदर्शन के दोनों चैनल डीडी इंडिया, डीडी न्यूज में अवार्ड्स की भरमार हो गई। गोल्ड, सिल्वर आ गए। इससे एक बात तो साबित होती है कि दूरदर्शन की दर्शकों के दिल में एक खास जगह है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज, दिल्ली। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी की घटना सामने आई है। रोड आइलैंड स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी के बारस और हॉली इंजीनियरिंग भवन में हुई गोलीबारी में 2 लोग मारे गए और 8 लोग घायल हैं। मेयर ब्रेट स्माइली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यह हमला तब हुआ जब वहां परीक्षाएं चल रही थीं। अधिकारियों के मुताबिक पुलिस काले कपड़े पहने हुए एक संदिग्ध की तलाश कर रही है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि हमलावर छात्रा था कि नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस घटना को लेकर दुख भी जताया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज धर्मशाला में खेला जाएगा। फिलहाल 5 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। टूर्नामेंट के पहले मुकाबले को भारत ने 101 रन से अपने नाम किया था, जबकि दूसरा मुकाबला दक्षिण अफ्रीका ने 51 रन से जीतकर सीरीज को बराबरी पर ला दिया था। ऐसे में आज भी दोनों टीमों के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिल सकता है। आज होने वाले मैच में टीम इंडिया बिना किसी गलती के जीत दर्ज करते हुए सीरीज में बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम नया सवेरा, मेरे और मेरी सहयोगी भावना के साथ। नमस्कार।